चलिए सर कार्यक्रम शुरू करते हैं और आते हैं सर कहाँ पे, अमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। देखिए बच्चों, अमीन्स में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है सर देखिए बॉइलिंग पॉइंट की। देखिए अमीन्स में बॉइलिंग पॉइंट तो अच्छा खासा होगा क्योंकि अमीन्स में भी सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऑक्सीजन की तुलना में सर उतना मजबूत नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, थोड़ा सा अपने फ़ोन को साइलेंट कर लेते हैं जिससे कि अपनी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इतनी सारी जो मार्केटिंग वाली कॉल आती हैं, लोन ले लो, इंश्योरेंस ले लो, वो उससे बड़े परेशान हैं। ठीक है, ओके। तो अमीन्स पे भी देखिए बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक ठाक है, बट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट उतना तगड़ा नहीं जितना तगड़ा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अमीन्स have moderate level of boiling point, ठीक है, but their boiling point is weaker than alcohol. So boiling point of amine is less than boiling point of alcohol. But definitely इनका boiling point सर alkyl halide, ईथर और हाइड्रोकार्बन से अधिक होगा। ठीक है, इन सबसे सर अधिक होगा, लेकिन अल्कोहल वगैरह से सर कम होगा। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दे आर क्या, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बच्चों देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन क्या होती है। अगर हमारा नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो सर ये प्राइमरी अमीन होगा। अगर नाइट्रोजन दो कार्बन से अटैच है तो सर ये सेकेंडरी अमीन होगा। और अगर नाइट्रोजन तीन कार्बन से अटैच है तो सर ये टर्शरी अमीन होगा। ठीक है, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन किस हिसाब से होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। और याद रखना बेटा, अमीन्स के केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि सर ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन देते हैं। इनमें सर रिएक्शन का नेचर ही अलग होता है। दे डोंट गिव सेम रिएक्शन, इनमें अलग ही नेचर होता है। कई रिएक्शंस ऐसी जो सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है, जैसे कि कार्बेलामीन टेस्ट, और कई रिएक्शंस ऐसी जो सेकेंडरी, टर्शरी अमीन में होंगी, जैसे कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को हम देखते हैं तो वहां पर। तो इनमें चूंकि रिएक्शन का नेचर अलग है, दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन दे आर ट्रीटेड एज क्या, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पे याद रखना, अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम मतलब वेंडर वॉल फोर्स सेम है, तो याद रखना बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी अमीन में बेटा नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स बहुत ज्यादा है। देयर आर टू हाइड्रोजन्स विच आर अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो एच बॉन्ड बना सकते हैं। सेकेंडरी अमीन में एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एच बॉन्ड बना सकता है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है। बनाएगा तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से एक लोन पेयर से, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन सिर्फ यहां पर एक ही है। और यहां पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, दो एक्टिव हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। और टर्शरी अमीन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 2 3 होता है ऑन द बेस ऑफ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी के कारण। और सेम चीज बेटा सॉल्युबिलिटी में भी रहेगा। कोई भी बंदा पानी में कब सॉल्युबल होता है, कोई भी बंदा पानी में सॉल्युबल कब होता है सर जी, कोई भी बंदा पानी में सॉल्युबल तब होता है जब वो पानी के साथ एच बॉन्ड बनाता है। सो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, इस हिसाब से सर वाटर सॉल्युबिलिटी आती है। और इस हिसाब से बेटा अगर हम बातचीत करें तो सर वाटर सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा सर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री अमीन ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन के कारण ज्यादा वाटर बॉन्ड, ज्यादा एच बॉन्ड बना सकती है पानी के साथ, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। एंड टर्शरी अमीन्स आर लेस सॉल्युबल। ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखिएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है सर, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी होगी। आते सर अब कहां पे, बेसिक स्ट्रेंथ पर। आते सर अब कहां पे, बेसिक स्ट्रेंथ पे। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। देखिए सर, बेसिक स्ट्रेंथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या सर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है बेसिक स्ट्रेंथ में, समझिए। सबसे पहली बात, एलिफेटिक अमीन
सबसे पहली बात बेटा, एलिफेटिक अमीन मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। चूंकि एरोमेटिक अमीन में सर लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है। अब लोन पेयर अगर डीलोकलाइज हो जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। पहली चीज ये, एलिफेटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन, बहुत अच्छी बात है। अगली चीज बच्चों याद रखना, इन केस ऑफ एलिफेटिक अमीन, बच्चों अगर मैं एलिफेटिक अमीन में बात करता हूं तो गैसियस स्टेट में ऑर्डर होता है सर 3:1 ऑन द बेस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। बच्चा देखिए 3 डिग्री अमीन में 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, 2 डिग्री अमीन में 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, 1 डिग्री अमीन में 1 तरफ से प्लस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बेसिक क्रिस्टल, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। तो 3 डिग्री अमीन में चूंकि प्लस आई इफेक्ट अधिक है इसीलिए बेटा वो ज्यादा बेसिक होगी 2 डिग्री और 1 डिग्री से। ये कहां पे है सर? गैसियस फेज में, गैसियस स्टेट में। सर ये गैसियस स्टेट में ये रोल लगेगा, बहुत अच्छी बात है। ये रूल गैसियस स्टेट में भी लगेगा, और ये रूल अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऐसा सॉल्वेंट जो एच बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो वहां पर भी सर यही रूल लगेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी यही रूल लगेगा 3:1। अच्छी बात है। अगर हमारे पास एक्वा सॉल्वेंट है, अगर हमारे पास एक्वा सॉल्वेंट है, पानी की अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक्वा सॉल्वेंट है सर, हम पानी की बात करते हैं, तो वहां पे सर क्या होगा? तो इन केस ऑफ वाटर, दोस्तों ध्यान रखना, इन केस ऑफ वाटर, पानी की अगर हम सर बात करें तो देखिए पानी में क्या सीन है सर। पानी में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो सर ये है, मिथाइल अमीन के केस में, मिथाइल अमीन के केस में जो ऑर्डर है हमारे पास क्या 213 है, और इथाइल अमीन के केस में जो ऑर्डर है वो क्या है सर 231 है। इस ऑर्डर को सर देखिए हमको थोड़ा सा याद रखना। सर मिथाइल अमीन से मतलब क्या है सर? सेकेंडरी मिथाइल अमीन, प्राइमरी मिथाइल अमीन एंड देन टर्शरी मिथाइल अमीन। ठीक है, सेकेंडरी इथाइल अमीन, प्राइमरी इथाइल अमीन एंड देन टर्शरी इथाइल अमीन। तो ये देखिए सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये होता है बिकॉज ऑफ वाटर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ वाटर इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट। ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट ऐसा होता है, वाटर इफेक्ट और ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट के कारण सर जी देखिए ऐसा होता है। जो पानी होता है ना सर, पानी, जो पानी होता है ना, पानी भी मॉलिक्यूल को बेसिक बनाने में हेल्प करता है। क्यों बनाने में हेल्प करता है आइए समझते हैं। पानी मॉलिक्यूल को सर देखिए बेसिक बनाने में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है आइए जरा समझते हैं। देखिए अभी जो अमीन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है? वो H के साथ बना रहा है। कौन सा H? जो नाइट्रोजन से अटैच है, जिसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। लेकिन प्रोटोनेशन के बाद अमीन जो है, प्रोटोनेटेड अमीन जो है, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो किसके साथ बनाता है? वो भी H के साथ बनाता है, बट वो H जो कि N+ के साथ अटैच है, वो हाइड्रोजन जो कि N+ के साथ अटैच है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मैसिव है, उनके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, और अधिक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण अब ये पानी के साथ जो H बॉन्ड बनाएंगे वो मजबूत होगा। तो बेटा समझिए, पानी चाहता है कि अमीन प्रोटोनेटेड हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर अमीन प्रोटोनेटेड होगा तो पानी का अमीन के साथ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन के साथ बढ़ जाएगी। सो पानी अमीन्स को प्रोटोनेट करता है। कम ऑन कम ऑन मैन, कम ऑन, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक H+। तो पानी अमीन को सर फैसिलिटेट करता है H+ को एक्सेप्ट करने के लिए। अब क्यों अप्रिशिएट करता है, क्यों उसको फैसिलिटेट करता है H+ एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड तब बेहतर बनाएगा। ठीक है, कहता है जाओ पहले H+ लेकर के आओ, तब हम तुम्हारे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, क्योंकि तब तुम अच्छा H बॉन्ड बनाओगे। अब ये सारा का सारा खेल किसके ऊपर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। अब अमीन कौन सा वाला अमीन ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? सर जी प्राइमरी अमीन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वाटर उसको ज्यादा फैसिलिटेट करता है, सेकेंडरी अमीन को कम करता है, टर्शरी अमीन को और कम करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, सर ओवरऑल जो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो सर ये होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहे होते हैं सर, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहे हैं, यहाँ पे सर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है और सॉल्वेशन इफेक्ट लग रहा है। इन तीनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण जो ओवरऑल ऑर्डर निकल करके आता है ये होता है। आप याद रखोगे सर, देखो सेकेंडरी अमीन तो ज़्यादा बेसिक हो गई, सेकेंडरी अमीन तो ज़्यादा बेसिक हो गई होगा, ठीक है। सेकेंडरी अमीन के बाद, क्योंकि सेकेंडरी अमीन दोनों में से देखो ज़्यादा बेसिक है, उसके बाद याद रखना मिथाइल अमीन में एक कार्बन है, एक कार्बन तो वहाँ पे 1 डिग्री पहले आएगा, ठीक है। सो मिथाइल अमीन में एक कार्बन है, 1 डिग्री पहले आएगा, 2 के बाद 1 आएगा और फिर 3rd आएगा, और यहाँ पे उल्टा होगा, 2 के बाद 1 नहीं, 3rd आएगा फिर 1 आएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ करके याद हो जाता है। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अमीन में बेसिक स्ट्रेंथ में जनरल चीज़ें भी याद रखना जो मैंने आपको जीओसी में रटाई थी कि भाई देखो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, ग्वानिडीन, ठीक है। जीओसी के नोट से याद रख लेना कि सारे कंपाउंड में सर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था, सबसे पहले ग्वानिडीन बेसिक होता है, फिर एमिडीन बेसिक होता है। चलिए लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए सर, जनरल बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करते हैं। तो सर देखिए अमीन्स में जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो जनरल ऑर्डर है, सबसे पहले सर ग्वानिडीन। ग्वानिडीन की पहचान आप लोग याद रखिएगा सर। ग्वानिडीन कौन है? ग्वानिडीन वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है। ग्वानिडीन वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है? डबल बॉन्डेड वाला नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले सर ग्वानिडीन, फिर उसके बाद एमिडीन, पहले ग्वानिडीन रहेगा फिर एमिडीन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या रहेगा? उसके बाद हमारे पास रहेगा इमिडाजोल, नहीं उसके बाद हमारे पास रहेगा एलिफेटिक अमीन, उसके बाद हमारे पास रहेगा इमिडाजोल, इमिडाजोल में कौन सा नाइट्रोजन बेसिक होगा? ये वाला नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, इमिडाजोल। देन इमिडाजोल के बाद हमारा किसका नंबर आएगा सर? इमिडाजोल के बाद नंबर आएगा सर पायरिडीन का। इमिडाजोल के बाद पायरिडीन का नंबर आएगा। फिर पायरिडीन के बाद किसका नंबर आएगा सर? पायरिडीन के बाद नंबर आ जाएगा हमारा एरोमेटिक अमीन का। एरोमेटिक अमीन के बाद पायरॉल का, और उसके बाद अमाइड, एंड देन द लीस्ट बेसिक वन इज साइनाइड। साइनाइड में नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज है इसलिए कम बेसिक है, ठीक है ये चीज। तो ये जनरल ट्रेंड भी बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि सर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है ये। और मॉलिक्यूल अगर आपको पहचानने में, जैसे ग्वानिडीन मिल गया, ग्वानिडीन आपको ऐसे भी आ सकता है या छुपा हुआ भी आ सकता है। छुपा हुआ मतलब आपको इनडायरेक्टली भी कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है और एक जगह डबल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है वही ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पर भी सर देखिए यही वाला नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, और यहाँ पर भी देखिए सर यही वाला नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक जीओसी के फंडे हैं जिस कारण से ऐसा यहाँ पर होता है। रेजोनेंस के कारण ये लोन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिस कारण से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। दोस्तों जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट और बोर्ड एग्जाम के बाद हमारा अगला टारगेट है जेईई मेन के सेकेंड अटेम्प्ट में अपने प्रीवियस जेईई मेन स्कोर को बेटा इनहांस करना। अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों का जो मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि कैसे कम समय में सर हम इफेक्टिव रिवीजन को अंजाम दें। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई देखो, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन से अच्छा जेईई मेन का रिवीजन का कोई और तरीका नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर किस तरीके से हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को छाटें। इतने सारे पेपर हो चुके, कौन कौन से सवालों को लगाएं, कौन कौन सवालों को ना लगाएं। तो आपकी इस मुसीबत को हल करने के लिए मुझे बहुत ही रिसेंटली एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से बच्चों कुछ बुक्स ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप इन बुक्स को रिव्यू करिए
और देखिए कि क्या ये बुक्स बच्चों के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं है। दोस्तों इन बुक्स को रिव्यू करने के बाद मैंने जो कुछ चीज़ें देखी कि भाई देखिए इनमें ऑलमोस्ट अराउंड 100 से अधिक एनटीए के लास्ट के 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सवालों को सेलेक्ट किया गया है। हर सवालों की जो आंसर की है एनटीए अप्रूव्ड आंसर की है, तो वहां पर कोई भी बच्चों एरर मौजूद नहीं है। और साथ साथ हर एक क्वेश्चन का रिटन एज वेल एज वीडियो सोल्यूशन भी मौजूद है। और जो सवाल यहाँ पर छाटे गए हैं वो एकदम बहुत ही अप्रोप्रिएट चैप्टर के रिवीजन के हिसाब से टॉपिक वाइज बच्चों सेलेक्ट करके काफ़ी अच्छी तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे को बच्चों ये 100% मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा ना रहे, आप खुद से बच्चों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो मुझे लगता है सर ये बुक आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की ही बच्चों ये बुक्स लॉन्च की गई हैं। मैंने केमिस्ट्री की बुक्स को रिव्यू किया, 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये बुक आपकी बच्चों प्रिपरेशन में 100% बच्चों मदद करेगी और रिवीजन में इन सवालों को आपको लगाना ही बच्चों चाहिए। तो अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहें, डेफिनेटली आपको मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ऊपर से एस चांद की बुक्स, हम सीबीएसई वाले बच्चों ने बचपन में लखमीर सिंह, मंजीत कौर की बुक्स पढ़ी होती है, हम सब जानते हैं, पुराना पब्लिकेशन ग्रुप है, तो इनकी जो भी कंटेंट, जो भी क्वालिटी है, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर वटेरियल सब कुछ बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी तरफ से इस बुक को 100% 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ, क्योंकि ये बुक 100% आपके रिवीजन के लिए मददगार बच्चों साबित होने वाली है। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे दिया है, या फिर आप कहीं से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको इन बुक्स को 100% लगाना ही चाहिए। अब बारी आती है सर देखिए केमिकल टेस्ट की। थोड़ा सा बच्चों आज नहीं, बॉडी उतनी अच्छे से देखिए कॉपरेट नहीं कर रही है। सो आई एम फीलिंग वेरी, मतलब अंदर से अजीब सा लग रहा है, मतलब कमज़ोरी टाइप की है, सर्दी जुकाम वैसा जो माहौल होता है ना। तो लेट्स सी कि मैं कहाँ तक इस लेक्चर को मैं एक्सटेंड कर पाता हूँ। आई डोंट थिंक आई कैन कंप्लीट दिस लेक्चर, पूरा नहीं लेक्चर कंप्लीट कर पाऊंगा, बट जितना हो पाएगा सर मैं आपके साथ लगूंगा, ठीक है सर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी हैं तो उसका भी एक प्रेशर रहता है। जितना हो पाएगा सर देखिए 100% करेंगे, और जो बची हुई चीज़ें होंगी उसको कल कंप्लीट करेंगे। कल पीवाईक्यू के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये चीज़ कोशिश करते हैं जितना हो सके उतना, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं देखिए सर केमिकल टेस्ट पे। केमिकल टेस्ट ऑफ अमीन्स पे आते हैं। अब बच्चों देखिए जब हम अमीन के केमिकल टेस्ट पे आते हैं तो सर देखिए सीन क्या है अमीन के। देखिए सर केमिकल टेस्ट में देखिए बच्चों सीन क्या है, यहां पे चलिए जरा सीन को समझते हैं। बच्चों देखिए सबसे पहले कार्बिल अमीन टेस्ट है, सबसे पहले सर देखिए कार्बिल अमीन टेस्ट है, गिवन बाय ओनली। कार्बिल अमीन टेस्ट का सर सीन क्या है, गिवन बाय ओनली। क्या सर कौन देगा? कार्बिल अमीन टेस्ट इज गिवन बाय ओनली क्या? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ही देंगे। मतलब क्या होगा, RNH2 और ARNH2, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। RNH2 और ARNH2 को सर हम क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, एंड देन आफ्टर रिएक्शन व्हाट विल हैपन, वी विल गेट आइसोसाइनाइड। सर जी आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पे सर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो ये जो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन है ये एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड के तौर पे होता है। इस रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है सर, इस रिएक्शन में आपको ध्यान ये रखना है कि सर इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है वो अपना वही डाइक्लोरोकार्बिन होता है। इंटरमीडिएट इज डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन इज आवर इंटरमीडिएट, कार्बिन इज आवर इंटरमीडिएट, कार्बिन इज आवर इंटरमीडिएट। और कार्बिन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल ये हमारा नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और HCl निकल जाएगा, ठीक है। 2 HCl निकाल देंगे बस काम खत्म, ठीक है। तो वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ बैड स्मेलिंग कंपाउंड क्या, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के साथ 2 ही मेन प्रिपरेशन है, एक ये और एक हमारा कौन सा, सिल्वर AgKCN और AgCN। तो AgCN के साथ जब एल्केलाइड को ट्रीट करते तो भी हमारा आइसोसाइनाइड बनता है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है,
इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख दे। इनकी बैड स्मेल, आइसोसाइनेट की बैड स्मेल पहचान करवा देती है। अगला हमारा जो केमिकल टेस्ट है उस पर भी आते हैं। मस्टर्ड ऑयल, अब सर ये मस्टर्ड ऑयल स्मेल टेस्ट क्या है दोस्तों? अगर हम 1 डिग्री अमीन को, सर अगर हम 1 डिग्री अमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं, देखिए कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल मोमेंट जीरो है बट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अमीन्स जो होते हैं पूरे के पूरे बेटा इस चैप्टर में अमीन्स दो काम करते हैं, या तो अमीन्स गुड बेस होंगे या फिर अमीन गुड न्यूक्लियोफाइल होंगे। इस चैप्टर में अमीन के दो ही रोल हैं, या तो वो बेस की तरह काम करेंगे एसिड से रिएक्ट करेंगे, या फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमीन है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल बन के कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। रिएक्शन में सर हम HgCl2 भी लेंगे, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन होगी एंड वी विल गेट आइसोथायोसाइनेट। हमको सर आइसोथायोसाइनेट का सर देखिए फॉर्मेशन होगा, ठीक है सर। और रिएक्शन के दौरान HgS और 2HCl का सर फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्पीशीज है इसकी सर मस्टर्ड ऑयल स्मेल होगी, मस्टर्ड ऑयल स्मेल होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब इस रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड बनाने आने चाहिए। अब नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है, जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे तभी वो 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा। तो आइसोथायोसाइनेट सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में ही बनेगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन में ही ये सर देखिए रिएक्शन हमारी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर हमारा मस्टर्ड ऑयल स्मेल वाली रिएक्शन है। पूरी रिएक्शन को ध्यान रखना है और आपको सर ये टेस्ट भी सर याद रखना है, ठीक है। कार्बल अमीन टेस्ट और मस्टर्ड ऑयल स्मेल टेस्ट कौन देते हैं सर? प्राइमरी अमीन्स देते हैं। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इसके बाद हमारा क्या सर? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, उस पे आते हैं। चलिए सर अब इसके बाद सर हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट पे आते हैं। अब देखिए सर हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या है सर? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इस टेस्ट में सर क्या होता है, अगर हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लेते हैं तो ये देखिए न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें सल्फर के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अटैक करेगा HCl निकलेगा और HCl निकलने के बाद वील गेट RNHSO2PH, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये सर है सल्फोनामाइड, दवा ववा में काफ़ी यूज होता है। अब ये जो सल्फोनामाइड है बच्चों, इस सल्फोनामाइड में ये जो नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है? ये नाइट्रोजन से अटैच है। और पोलर पाई बॉन्ड के और नाइट्रोजन से कौन अटैच है? पोलर पाई बॉन्ड। तो ये जो ग्रुप है इसका बहुत ही तगड़ा -I-M है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, बगल में -I-M है। तो ये बंदा NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्ट बना लेगा, और NaOH में सॉल्युबल होने के बाद विल गेट दिस सॉल्ट, ठीक है। अब ये जो N-एल्काइल सल्फोनामाइड है, N-एल्किल सल्फोनामाइड है, ये एक हाइड्रोकार्बन, इसमें बहुत बड़ा सर हाइड्रोफोबिक पार्ट है। इसमें सर देखिए बहुत सारे सर देखिए कार्बन वगैरह इन्वॉल्व है। तो सिंस इसमें से देखिए बहुत सारे कार्बन वगैरह इन्वॉल्व है, इसमें बहुत बड़ा सर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये बंदा अभी पानी में सॉल्युबल नहीं है, बट NaOH में सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि NaOH में सॉल्ट बना के ये डिजोल्व कर जाता है। तो N-एल्किल सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड NaOH में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अगर हमने सर सेकेंडरी अमीन लिया तो सर वहां पे क्या होगा? वहां पर भी रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन अटैक करेगा और क्या होगा सर? R2NSO2PH ये बनेगा।
बट यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन इन्वॉल्व, ये लिखा है, तो नॉट सॉल्युबल इन NaOH, ये बंदा नॉट सॉल्युबल इन NaOH है, ये बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। और यहां पर क्या होगा सर, अगर हमारे पास टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन है तब क्या होगा सर, टर्शरी अमीन के साथ ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन लेस न्यूक्लियोफाइल है, लेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों सर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहां पे इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि ये किसी के ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा इसके ऊपर क्राउड है कि ये इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे अटैक ही नहीं कर पाए, तो यहां पर नो रिएक्शन, यहां पे नो रिएक्शन। तो दोस्तों हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या सीन होगा सर जी, हिंसबर्ग रिएजेंट में सीन ये होगा कि अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं दोस्तों, अगर हम हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं तो सर देखिए क्या होगा सर जी, इन केस ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे जो कि सर बेस में सॉल्युबल है, सेकेंडरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनेंगे जो बेस में सॉल्युबल नहीं है, और टर्शरी अमीन में सर देखिए नो रिएक्शन। ठीक है सर, ये देखिए सर जी यहाँ पर सीन होगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। लोग आ गए हैं अपने अमीन्स के पार्ट 2 में, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो बताया कि भाई पार्ट 1 में रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाएगी बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बट एक थोड़ा सा चिंता है कि भाई आपका चैप्टर कंप्लीट कर दें, कोई भी बैकलॉग ना क्रिएट होने पाए मेरी तरफ से ना। तो हम लोगों ने बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट देखा था, ये सबसे फेमस टेस्ट होता है, और इस फेमस टेस्ट में क्या होता है, हम अमीन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किसके साथ ट्रीट करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को कहते हैं क्या सर, हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज आवर हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, इसके साथ ट्रीट करते हैं। एलिफेटिक अमीन है, चाहे प्राइमरी हो चाहे एरोमेटिक हो, वो बेस वो NaOH सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे, मतलब सॉल्ट विच इज सॉल्युबल इन NaOH, सॉल्ट नहीं कंपाउंड, N सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएंगे जो कि NaOH में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन होगा तो वो N, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएंगे जो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा। और टर्शरी अमीन में नो रिएक्शन बिकॉज दे आर वेरी वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों क्या, नाइट्रस एसिड टेस्ट। अगला है सर क्या हमारा, नाइट्रस एसिड टेस्ट। देखिए नाइट्रस एसिड हमारा क्या है, HNO2, और ये वही HNO2 जिसको हमने डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन में भाई हम यूज करते हैं। अब नाइट्रस एसिड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है ये भी समझ लेते हैं बच्चों। देखिए नाइट्रस एसिड में ये जो नाइट्रस एसिड का मॉलिक्यूल है ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, इट हैज़ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद इट्स ओन मॉलिक्यूल, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और पानी निकाल देता है। और बच्चों अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, NO+ और NO2- और H2O। और हम बच्चों को हर रिएक्शन बताते हैं, हमेशा बताते हैं कि बेटा नाइट्रस एसिड की रिएक्शन में जो अल्टीमेट गाय है वो ये NO+ है, जो अल्टीमेट बंदा है बच्चों वो NO+ है, और ये क्या है सर, इलेक्ट्रोफाइल, एंड बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल ये किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और कौन न्यूक्लियोफाइल है हमारे केस में, अमीन। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट में NO+ होता है जो बेटा रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, अब सर रिएक्शन में कैसे यूज होता है ये भी समझ लेते हैं। तो जब हम नाइट्रस एसिड को, ठीक है, जब हम नाइट्रस एसिड को एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट करते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ ट्रीट करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो भले ही नाइट्रस एसिड है, अल्टीमेट बंदा क्या है, NO+, और ये जो NO+ है जब ये रिएक्ट करेगा पानी निकल जाएगा इस तरह से, एंड व्हाट वी विल गेट क्या, RN2+। अब N2+ में क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, ये ऑलवेज कार्बोकेटाइन बनाएगा, N2 निकलेगा, और फिर ये बेटा पानी से रिएक्ट करके एल्कोहल बनाएगा विद लिबरेशन ऑफ N2 गैस। तो इस रिएक्शन में जो ऑब्जर्वेशन क्या है, N2 गैस के बबल्स निकलते हैं रिएक्शन में। ठीक है, अगर हमने एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ली तो वहां पर क्या होगा, यही सारे स्टेप्स होंगे, बट वहां पर जो एरोमेटिक अमीन है वहां पे रेजोनेंस के कारण, नाइट्रोजन और बेंजीन में रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत होता है, इसमें हल्का सा बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस बॉन्ड में सर हल्का सा सर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और जिस कारण से ये बॉन्ड थोड़ा मजबूत है, और जिस कारण से हम डाइजोनियम सॉल्ट में सर अलग अलग रिएक्शन कराते हैं, वी डू डिफरेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ी हुई है सर। एरोमेटिक अमीन में क्या क्या रिएक्शन होती है, सैंडमेयर, HBF4, वो सब हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर हमने सेकेंडरी अमीन ली
तो सेकेंडरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड के केस में खेल तो वही होगा, NO प्लस, हमको क्या मिल जाएगा R2NH NO, ये हमको मिल जाएगा, जो कि H प्लस लूज आउट करके R2NNO येलो एन नाइट्रोसो कंपाउंड मिलेगा। सेकेंडरी अमीन में क्या मिलता है सर? येलो एन नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है, ठीक है। और अगर हम टर्शरी अमीन लेते हैं तो टर्शरी अमीन पुअर न्यूक्लियोफाइल है। बीइंग अ पुअर न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी, ये नाइट्रस एसिड के साथ सॉल्ट बना लेगा, ये नाइट्रस एसिड के साथ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा। तो प्राइमरी अमीन में हमको क्या मिलेगा सर? N2 गैस के बबल्स मिलेंगे और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अमीन में डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा और टर्शरी अमीन में सर ये सीन हो जाएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एरोमेटिक टर्शरी अमीन है, तो भले ही ये नाइट्रोजन पुअर न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बेंजीन की पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे जब हम नाइट्रस एसिड लेते हैं तो हमको पैरा एन नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो टर्शरी अमीन में पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है, पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड मिलता है टर्शरी अमीन में। इट्स ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने सारे के सारे केमिकल टेस्ट को देख लिया। देखिए भाई, कौन कौन से केमिकल टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, उसके बाद नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखना कि बेटा एलिफेटिक अमीन के केस में कार्बोकेटाइन बन रहा है, और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आप यहाँ पर बेटा सारे ऑप्शंस के लिए ओपन रहोगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कार्बोकेटाइन में हमेशा मैकेनिज्म से आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। बाकी सब जगह क्या है, सेकेंडरी अमीन में येलो वाले नाइट्रोसो प्रोडक्ट, टर्शरी अमीन में सर नो रिएक्शन, बट टर्शरी एरोमेटिक अमीन में सर पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और कार्बिल अमीन टेस्ट और मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन सर आपको याद ही है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सर कहाँ पर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन पे। बच्चों देखिए, अमीन में जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ रहे हैं तो जो तरीका सबसे इजी है उसकी पहले हम बात करते हैं, और वो है क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, इस पे पहले आते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, इस पे पहले हम लोग आते हैं। हमारे पास कोई भी नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है, उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो बेटा जी रिड्यूस करने के बाद वो अमीन में तब्दील हो जाता है और नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। हमारे पास कोई भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो सर रिड्यूस करने के बाद वो अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और सर जी नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। सिर्फ एक रिएक्शन है, कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एक कम हो जाती है क्योंकि एक कार्बन CO2 बन के उड़ जाता है। बाकी सभी जगह क्या होगा सर, नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं आपने, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या क्या सर होगा यहाँ पे, हमने सर साइनाइड लिया, हमने सर आइसोसाइनाइड लिया, ठीक है, हमने सर अमाइड लिया, हमने सर नाइट्रो कंपाउंड लिया। किसी का भी अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो यहां पे रिडक्शन करके RCH2NH2, यहां पे रिडक्शन करके सेकेंडरी अमीन RNHCH3, यहां पे RCH2NH2 प्राइमरी अमीन, और यहां पे बच्चों RNH2, ठीक है। सभी केसेस में सर रिडक्शन होगा और रिडक्शन के बाद हमको ये मिलेगा। रिडक्शन के लिए आप किसी भी रिएजेंट को यूज करते हो, LiLH4 चलेगा, H2PD चलेगा, NaCnBH3 एक स्पेशल रिएजेंट है, इमीन के रिडक्शन में काम आएगा, H2PD चलेगा, ठीक है। सोडियम प्लस एथेनॉल चलेगा। बेटा एथेनॉल में अगर हम सोडियम डालते हैं तो सर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वही हाइड्रोजन गैस सर यहाँ पर इन सिटू रिडक्शन करती है, काफ़ी एक्टिव हो हाइड्रोजन गैस है क्योंकि नई नई ताज़ी फॉर्म हुई है, तो काफ़ी एक्टिव सर हाइड्रोजन गैस है। तो ये सारे सर रिएजेंट यहाँ पे सर देखिए काम करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन को याद रखना कि अगर हमने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया है तो उसमें सर LiLH4 अगर हम लेते हैं तो सर ये हमारा अमीन में नहीं कन्वर्ट होता बल्कि डाइजो कंपाउंड में सर ये कन्वर्ट होता है, डाइजो बेंजीन में सर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है चीज़ें। अगर आप चाहते हो कि ये अमीन में कन्वर्ट हो जाए तो गो फॉर अदर मेथड। सबसे अच्छा लैबोरेटरी मेथड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिन या फिर आयरन इन HCl, एसिड में मेटल डालने पे H2 गैस रिलीज होगी, उससे हो जाएगा।
या फिर H2PD, ये काम बेटर वे में करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्या सर, अमीन। कोई भी सर नाइट्रोजनस कंपाउंड ले, उसको रिड्यूस करें, उससे सर देखिए हमको अमीन मिल जाता है। यहाँ पर याद रखना साइनाइड और आइसोसाइनाइड का केस, ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का केस आपने याद रखना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं हम लोग। अमीन्स बनाने के सर कोई अगला तरीका भी है क्या? हाँ सर, अमीन्स बनाने के अगले तरीके पे आते हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है उस पर हम लोग आते हैं, विच इज क्या सर, गैब्रियल थैलामाइड प्रोसेस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ अमीन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ अमीन, इस पे सर हम लोग आते हैं। ये मेथड सर हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन है, और कभी भी अगर हम लोग बेटा स्पेसिफिक नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो उस स्पेसिफिक नेम रिएक्शन की जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर सर देखिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसमें इफ्स एंड बट्स क्या क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से गैब्रियल थैलामाइड में भी सर आपको इफ्स एंड बट्स पे ध्यान रखना है कि ऐसा होने पे क्या होगा, वैसा होने पे क्या होगा, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए सर, आइए समझते हैं सर गैब्रियल थैलामाइड क्या है। इस रिएक्शन की शुरुआत होती है सर थैलामाइड से। थैलामाइड बच्चों देखिए, थैलामाइड जो है डबल अमाइड है। नॉर्मली अमाइड्स आर न्यूट्रल, उसमें जो नाइट्रोजन है वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन डबल अमाइड में जो नाइट्रोजन है ये एसिडिक होता है, क्योंकि दो तरफ से -I लग रहा है, वो भी सर पे लग रहा है। तो इसको अगर हम NaOH या फिर KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। अब ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में जो नाइट्रोजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये आपने बेटा मुझे बताना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसको आप बताना। देखिए नॉर्मली बच्चों अगर नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज है तो वो सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना कि यहाँ पे जो इसका नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है सर डीलोकलाइज है। अब उसके कारण क्या होगा अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। अब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन गया, और अब मैं इस न्यूक्लियोफाइल को एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करता हूँ। होगी क्या सर, SN2 रिएक्शन। अब बेटा SN2 रिएक्शन कभी भी होशोवाश में हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में नहीं कराते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में झमाझम होगी, झमाझम होगी तो सर झमाझम प्रोडक्ट बनेगा। क्या झमाझम प्रोडक्ट बनेगा, आइए सर समझते हैं। तो वी विल फॉर्म दिस थिंग, सर ये चीज़ यहाँ पे सर फॉर्म होगी, ठीक है। नाइट्रोजन आएगा अटैक करेगा कार्बन पे और हेलोजन सर कट लेगा। नाइट्रोजन आएगा अटैक करेगा कार्बन पे और सर हेलोजन कट लेगा, बहुत अच्छी बात है। एंड वी विल फॉर्म दिस स्टफ, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब मुन्ना लाल इसके बाद क्या होगा, बेटा यहाँ पर अब एक चीज़ समझिए। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सर SN2 रिएक्शन झमाझम होती है, लेकिन अगर सर हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तब क्या होगा सर, अगर हमने सर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे सर तब क्या होगा। इन केस ऑफ 2 डिग्री एल्किल हैलाइड व्हाट विल हैपन दोस्तों, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के केस में क्या होगा, हमने आपको बताया सर देखो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है सर SN2 मेजर होगा, E2 मेजर होगा। अब याद करो SN2 वर्सेस E2 एल्किल हैलाइड का लेक्चर। अगर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, NOC पे है, मतलब छोटे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कंसंट्रेटेड है, तो सर वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में E2 होती है, जैसे कि अल्कोक्साइड आयन अल्कोहलिक KOH के केस में होता है। अगर नेगेटिव चार्ज बड़े एटम पे S-, I-, CN-, ठीक है, CN एक एक्सेप्शनल है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बट इट्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बट अदरवाइज I-, S-, ये सब P- हो गया, ठीक है। तो बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो वो SN2 कराते हैं। छोटे एटम पे नेगेटिव चार्ज E2 कराएगा, बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज SN2 कराएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है तो भी बेटा वो क्या होता है, वो बेसिक कम होता है, न्यूक्लियोफिलिक एक्शन उसका ठीक ठाक होता है, वो बेसिक कम होता है, तो वहाँ पर भी SN2 होगी। तो जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है सर वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर SN2 कैरी आउट करेगा, ठीक है। यही सर देखिए एग्जाम में बहुत बड़ा पॉइंट है कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। होगा ये होगा चीज़ें यहाँ पर और अल्टीमेटली ये बनेगा। 3 डिग्री में क्या होगा सर, E2 हो जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एल्कीन बन जाएगी। ये हो गया। अब इसके बाद बेटा समझना, अब ये जो स्टफ है इसमें जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या होगा सर, H2O
क्या होगा सर, H2O आएगा, और भैया जी सीन क्या होगा, दिस थिंग विल हैपन। सर H2O आएगा, सीन क्या होगा सर, दिस थिंग विल हैपन एंड दिस थिंग विल फॉर्म, वी विल हैव बेंजीन COH, benzene COH, and we will form RNH2, we will form this thing RNH2। ठीक है, ये चीज बेटा यहां पर मिलेगी। यहां पर एक और की पॉइंट को आप बेटा याद रखना है, क्या कि ये जो बंदा है पानी के साथ हाइड्रोलाइज होके भी ये चीज देगा। पानी एसिड का मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, पानी एसिड बेस कुछ भी ले लो आप, पानी एसिड पानी बेस कुछ भी ले लो आप। अल्टीमेटली सर हाइड्रोलिसिस के बाद यू विल गेट दिस थिंग जो भी हमने आपको बताया। और या फिर हम अगर इस रिएक्शन में क्या ले लेते हैं सर, हाइड्राजीन ले लेते हैं। हम इस रिएक्शन में क्या लेते हैं सर, हाइड्राजीन लेते हैं, तो भी सर देखिए यही होगा। अब देखो हाइड्राजीन में नाइट्रोजन है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक मारेगा, ठीक है, ये बॉन्ड खुलेगा, ठीक है सर, ये होगा, नाइट्रोजन अटैक मारेगा, ये बॉन्ड खुलेगा। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होंगे, एक जो हाइड्रोजन होगा वो RNH ले लेगा, ठीक है, एक जो हाइड्रोजन होगा वो ये ले लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब इधर पे बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड पहले के, एक नया बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो उसके प्लस चार्ज आ जाएगा, तो वो H+ लूज करेगा, वो H+ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब ये जो नाइट्रोजन है ये इसके बगल में है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत फेवरेबल होती है, ये भी अटैक मारेगा और ये खुल जाएगा। फिर वही होगा, जब ये एक बॉन्ड बनाएगा तो पुराना बॉन्ड H+ छोड़ेगा और वो H+ ये ले लेगा। तो यहाँ पर भी भैया जी क्या होगा, अल्टीमेटली सर यही चीज़ होगी, एंड हियर यू विल गेट, एंड हियर यू विल गेट क्या सर, ये चीज़। RNH2, ठीक है सर जी। तो हाइड्राजीन के साथ भी क्या होगा सर, हमको अमीन मिल जाएगा। एंड दिस मेथड इज गुड, दिस मेथड इज गुड, दिस मेथड इज गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्राइमरी अमीन। दिस मेथड इज गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्राइमरी अमीन। दिस मेथड इज गुड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, एंड दिस मेथड इज गुड टू प्रिपेयर क्या सर, प्राइमरी अमीन। ये सर प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। दिस मेथड इज गुड टू प्रिपेयर क्या सर, प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब यहां पर मेरा सवाल है, क्या यहाँ पे एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनेगी, एरोमेटिक भी बन सकती है? इस रिएक्शन के द्वारा हम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही बनाएंगे, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन भी बना सकते हैं। आइए समझते हैं बेटा। अगर हमको एरोमेटिक प्राइमरी अमीन चाहिए तो यहाँ पर एरोमेटिक हैलाइड लेंगे, बट एरोमेटिक हैलाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होती है, तो दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के लिए यूज होगा, एरोमेटिक के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। और ये एक बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्रियल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस रिएक्शन बेटा जी क्या होता है, मिक्सचर नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है सर, प्योर यील्ड ऑफ प्राइमरी अमीन। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी गुड मेथड, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इसके अलावा बेटा अमोनोलिसिस प्रोसेस भी है। एल्केलाइड में अमोनिया डालिए तो उसमें भी सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल नाइट्रोजन इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उससे भी सर रिएक्शन होती है, बट द प्रॉब्लम इज वहाँ पे सर मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो उतना सूटेबल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर जी, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब सर जी आते हैं कहाँ पे, एरोमेटिक अमीन्स पे। एरोमेटिक अमीन्स पे हम लोग आते हैं। देखिए एरोमेटिक अमीन को बनाएंगे कैसे, ठीक है, एरोमेटिक अमीन को बनाएंगे कैसे। आपके पास चाहे एलिफेटिक अमीन हो या फिर बच्चों आपके पास एरोमेटिक अमीन हो, आपको सर जी यूज वही करना है सर, क्या, नाइट्रोजनस कंपाउंड का रिडक्शन, ठीक है। आप एरोमेटिक अमाइड ले लीजिए, उसको रिड्यूस कर दीजिए, काम बन जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आपने प्रोसेस सर देखिए वही यूज करने हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन तरीका है क्या, आप नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए, उसका H2PD से रिडक्शन कर दीजिए, एनिलीन बन जाएगा। तो वही तरीके से नाइट्रोजनस कंपाउंड का रिडक्शन इज बेस्ट मेथड। बेंजीन में नाइट्रो लगा दो, फिर रिडक्शन कर दो H2PD से, दैट इज द बेस्ट मेथड, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए सर आते हैं सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन एरोमेटिक अमीन की इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एरोमेटिक अमीन पे सर जो केमिकल रिएक्शंस होंगी दे आर गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है सर, कैसे इंपॉर्टेंट होंगी बात करते हैं सर। ठीक है बच्चों, देखिए एरोमेटिक अमीन में जो NH2 है इसका सर माइनस आई इफेक्ट है जो कि काफी कम है क्योंकि उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट प्लस एम इफेक्ट वेरी स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और इस कारण से बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है सर? एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज एन एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सर ये बंदा बहुत ज्यादा सर एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है, और यहां पर जब भी बच्चों ऐसी रिएक्शन होगी तो सर जी यहां पे ऐसी रिएक्शन क्या बनेगा सर? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, और उसमें बेटा जी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ओवरऑल प्लस एम और माइनस आई का इफेक्ट ऑप्टिमम है। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, चूंकि इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहां पर ऐसी रिएक्शन कराना इज नॉट अ इशू, बल्कि ऐसी रिएक्शन को रोकना इज अ प्रॉब्लम, मतलब इशू है। यहां पे ऐसी रिएक्शन को कराने में दिक्कत नहीं होती, बल्कि उसको रोकने में दिक्कत होती है। रिएक्शन इतनी तेज है कि उसको रोके कैसे? समझ रहे हैं? पटाखा चला तो दिया, लेकिन पटाखे को कंट्रोल कैसे करें? मेन चीज वो है। गोली चल तो गई, बट गोली को रोकी कैसे, वो सबसे बड़ी चीज है। समझिए बच्चों यहां पर। तो ये एक एक्सप्लोसिव सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही विगरस रिएजेंट है। तो यहां पे रिएक्शन को कराने से ज्यादा उसको रोकने पे सर हमको ध्यान रखना है, कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि आपने सर फिनॉल में देखा था, कल आपने सर फिनॉल में देखा था सर रिएक्शन कितनी तेज होती है। फिनॉल में ब्रोमीन डालो बिना लुइस एसिड के तो भी सर 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जाता था। नाइट्रिक एसिड डालिए पिक्रिक एसिड बन जाता। तो वही सब चीजें बेटा यहां पर भी हैं। ठीक है, अब उसके हिसाब से उसके कारण सर क्या क्या होता है सारे केसेस को समझते हैं यहां पे। ठीक है, ये चीज है। अब सर सबसे पहली चीज, जब हम एनिलीन में नाइट्रेशन कराते हैं, जब हम एनिलीन में नाइट्रेशन कराते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ चीजों को ऐड करते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन, देन व्हाट हैपन्स? हमको ऑर्थो मेटा और पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन मिलता है। हमको ऑर्थो मेटा और पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट का बेटा हमको फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी सर हम परसेंटेज यील्ड की बात करें तो सर ये 51% है। ठीक है, ये सर 47% है, और ये सर 2% है। मुझे याद है बेटा एक जेईई एडवांस का सवाल था, उसमें उन्होंने यील्ड को लेकर के सवाल बनाया था कि सर एनिलीन में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो सबसे मेजर प्रोडक्ट है, जो सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट है, उसको लेकर के वो आगे बढ़े थे। तो ये जो यील्ड है ना एनसीईआरटी की, दैट इज वी नीड टू रिमेंबर 51%, 47% एंड 2%। ये हमको सर जी देखिए याद करनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो एनिलीन में नाइट्रेशन करने पे सर ये सीन होता है। अब यहाँ पे सर सवाल आता है, सर आपने तो कहा था सर ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, बट यहाँ पर तो सर मेटा वाले अंकल का फॉर्मेशन होगा। अब ये मेटा वाले अंकल क्यों फॉर्म हो गए, इस पे जरा आते हैं। दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऐसी रिएक्शन कराने आप जा रहे हो, बट ऐसी रिएक्शन से पहले दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन हो जाती है। तो दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन मतलब बेटा यहाँ पे ऐसी रिएक्शन कराने से पहले दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन हो जाती है। और दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन, दुनिया जाए तेल लेने, हमारी दुनिया क्या है सर 11th-12th की केमिस्ट्री। तो हमारी दुनिया की जो सबसे तेज रिएक्शन है वो क्या है? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, हाँ, नाइट्रिक एसिड है एसिड, अमीन्स है बेस, एकदम सही बात। तो यहां पर होता क्या है सर, ये दोनों बंदे पहले रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं सर? एनिलीनियम आयन। रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं सर? एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है सर, ये मेटा डायरेक्टिंग रिएजेंट है। ये सर मेटा डायरेक्टिंग रिएजेंट है। इसका सर जी बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट, इसका सर बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है। डोंट से माइनस एम, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो है ही नहीं, नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सर माइनस आई इफेक्ट है।
माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होने के कारण ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, मेटा पे थोड़ी सी कम है और पैरा पे बहुत ही कम हो गई है, मतलब डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऑर्थो पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है और पैरा पे सबसे कम डाउनफॉल हुआ है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पे डिक्रीज नहीं हुई है तो इसीलिए ओवरऑल अटैक पैरा पे सबसे फेवरेबल है, फिर मेटा पे, और सबसे कम फेवरेबल कहाँ है, ऑर्थो पे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस एसिड बेस रिएक्शन एनिलीन गेट कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन और उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक थोड़ा सा लेस फेवरेबल है, और जो परसेंटेज ऑर्डर होगा वो सर ये होगा। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। अगली रिएक्शन यहां पे समझते हैं। बेटा जो चीज हमने पढ़ी है फिनॉल में सर वही चीज यहां पर भी होती है। मतलब कि अगर हम एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते हैं, ब्रोमीन वाटर क्या होता है, ब्रोमीन डिजॉल्व इन वाटर पोलर सॉल्वेंट। ब्रोमीन को बेटा जी हमने पानी में डिजोल्व किया है, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है। तो जिस तरह से फिनॉल में सर मल्टी हैलोजनेशन हो जाता था ऐसे ही मुन्नालाल यहां पर भी मल्टी हैलोजनेशन होता है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। सर यहां पर भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर भी सर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म्ड। सी ने अपने पास यही प्रॉब्लम होती है कि एनिलीन पे जब ऐसी रिएक्शन कराने जाओ तो एकदम भरभरा के रिएक्शन हो जाती है, मतलब रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव वे में हो जाती है। हमको चाहिए एक मोनो हैलोजनेशन, बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है सर, ट्राई हैलोजनेशन हो जा रहा है। अब फिनॉल में हमने क्या किया था सर, देखिए फिनॉल में हमने रिएक्शन को कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 नॉन पोलर सॉल्ट में जब हमने हैलोजनेशन किया 0 to 5 डिग्री पे तो रिएक्शन कंट्रोल हो गई। बट यहाँ पर क्या होता है ये NH2 बहुत पावरफुल प्लस M ग्रुप है, इस कारण से यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा। ये बहुत ही पावरफुल प्लस M ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो रिएक्शन को कंट्रोल करना तो आपको इसकी पावर को कम करना पड़ेगा। अब NH2 की पावर को कैसे कम करें, इस पे चलिए हम लोग काम करते हैं। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि सर एनिलीन की पावर कम हो जाए देन वी नीड टू डीएक्टिवेट NH2 ग्रुप। अब सर NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट कैसे करें? अब जैसे कि दोस्तों हमारा दुश्मन जो है, हम अपने दुश्मन को कमज़ोर कैसे करें? तो बेटा दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए हम अपनी दुश्मन सेना में कुछ अपने आदमियों को सर डाल देते हैं, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वहाँ पे दीमक की तरह वहाँ पे सेंध लगाते हैं और वहाँ पे उनकी कमजोरियों को हमें बता देते हैं, जिससे सर हम काम करते हैं तो इसी तरीके से हमको भी NH2 से अपना जासूस सर लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों NH2 में हमारा जासूस कौन है, आइए समझते हैं। तो हमने लेना है सर एनिलीन। ठीक है सर, अब जो एनिलीन है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसको आप बेटा किसी से भी ट्रीट करो, चाहे आप इसको एसिटाइल क्लोराइड से ट्रीट करो, आप इसको सर एसिटिक एसिड के साथ हीट कर दो तो भी सर वही होगा, या फिर आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करो। ठीक है, NCERT में 1 and 3 दिया हुआ है। सेकेंड वाले केस में रूम टेम्परेचर पे सॉल्ट बन जाएगा और उसको हीट करने पे अमाइड बनेगा। तो जब तक हीटिंग नहीं होगी तब तक सेकेंड वाला केस नहीं यूज होगा, लेकिन हाँ हीटिंग करने पे वो भी काम करेगा। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन ऐसे गुड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा, ओवरऑल तुमने HCl निकालना है, NHCOCH3। इस प्रोसेस को कहते हैं एसाइलेशन। इस चीज को क्या कहते हैं सर, एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप को लगाना, RCO मतलब एसाइल ग्रुप को सर लगाना। ठीक है, ये चीज, तो ये एसाइलेशन प्रोसेस है। CH3CO को सर एसाइल ग्रुप कहते हैं, तो CH3CO को लगाना एसाइलेशन। अब इससे हुआ क्या है, नाइट्रोजन का प्लस M इफेक्ट था और है भी, लेकिन वो जो प्लस M इफेक्ट है दो जगह डिवाइड हो गया। नाइट्रोजन अब यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी कर रहा है, तो इससे अब नाइट्रोजन की जो प्लस M इफेक्ट है ये अब मीडियम हो जाता है। पहले स्ट्रांग था लेकिन अब इसका प्लस M इफेक्ट मीडियम हो गया है। पहले इसका प्लस M स्ट्रांग है, अब बच्चों इसका प्लस M मीडियम हो गया है। तो NH2 में एसाइलेशन कैसे होगा, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऐसा करने पे NH2 की पावर कम हो जाती है। और अब आप जो चाहे वो करिए, अब आप चाहो तो इसमें ब्रोमिनेशन करिए एसिटिक एसिड के साथ। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही रिएक्शन है जहां पे एसिटिक एसिड ऐसे सॉल्वेंट है और वो ये रिएक्शन है। तो कई बार जो
पैसेज टाइप सवाल होते हैं, सीक्वेंशियल क्वेश्चन होते हैं, एक्स से वाई बना, वाई से जेड बना, तो वहाँ पे रिएजेंट देख करके रिएक्शन पहचानना होता है। तो इकलौती यही रिएक्शन जिसमें एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है वो ये है। जैसे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मरकरी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है? मरकरी यूज़ हुआ है एल्काइन में पानी डालने वाली रिएक्शन में, मरकरी यूज़ हुआ है सर ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मरकरी यूज़ हुआ है ऐसी कुछ ही रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो इस अमाइड को हमने लिया, इसमें हमने ब्रोमीन प्लस एसिटिक एसिड डाला। अब बेटा जी क्या होगा, अब हमारा इसका प्लस एम मीडियम है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। आपको लुइस एसिड नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है, क्योंकि लुइस एसिड नाइट्रोजन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है, ठीक है। लुइस एसिड नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है सर, पूरा पूरा मामला ही खराब कर देता है, अपनी शादी खराब कर देता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना मतलब शादी को खराब कर देना। तो लुइस एसिड क्या करता है सर, नाइट्रोजन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेता है, अपनी शादी खराब कर देता है नाइट्रोजन, और अपनी खुद की जिंदगी खराब कर देता है। तो लोन पेयर के साथ कभी भी लुइस एसिड नहीं डालते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, ऑर्थो पे भी आएगा और पैरा पे भी आएगा। ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा, और पैरा वाला मेजर होगा, क्योंकि प्लस एम और माइनस आई का कंबाइन इफेक्ट पैरा पे ऑप्टिमम होता है, ठीक है। प्लस एम और माइनस आई के कंबाइन इफेक्ट से पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। काम हो गया है। अमाइड ग्रुप में जस्ट आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, अमाइड ग्रुप से एसाइल ग्रुप वापस से अलग हो जाएगा, एंड यू विल गेट पैरा पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए। तो हाइड्रोलिसिस के बाद वापस से ये ग्रुप निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस के बाद ये ग्रुप वापस से अलग हो जाएगा। कैसे? पानी का OH इधर और H इधर, पानी का OH इधर और H इधर, पानी का OH इधर गया और H इधर गया। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा, और हमको हमारा वापस से पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मिल गया। इस एसाइलेटेड एनिलीन के ऊपर अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, और अब नाइट्रेशन के लिए आपको पूरे रिएजेंट लगेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, क्योंकि अब NH2 नहीं है जो सॉल्ट बना ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइट्रेशन करेंगे तो हमको पैरा और ऑर्थो दोनों ग्रुप मिलेगा, और डेफिनेटली सी बात है सर, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है सर, पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा सर मेजर होगा। और काम बनने के बाद आपका जब काम हो गया है तो आप इसकी जस्ट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपको आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे NO2 लगा रहे हैं ना हम लोग, NO2 सर, पैरा वाला प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो दिस थिंग कैन बी डन फॉर नाइट्रेशन एज वेल, ठीक है। तो एनिलीन की पावर को कम करने के लिए उसमें एसाइलेशन करते हैं, एनिलीन की पावर को कम करने के लिए हम उसमें एसाइलेशन करते हैं, इसमें इस तरह से ऐसी रिएक्शन कंट्रोल हो जाती है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब इस प्रोसेस में एक और रिएक्शन है सल्फोनेशन, उसको भी समझ लीजिए। अगर हम एनिलीन में सल्फोनेशन करते हैं तो क्या होता है सर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं सल्फोनेशन करने के लिए, तो क्या होता है, फिर वही प्रॉब्लम। एनिलीन में इलेक्ट्रोफाइल अच्छे से आएगा, धुआंधार तरीके से आएगा, बट यहाँ पर ऐसी रिएक्शन से पहले कोई और रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन? दुनिया की सबसे तेज रिएक्शन, मतलब एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पे सर जी क्या हो जाएगा सर, सॉल्ट बन जाएगा, NH3 प्लस HSO4 माइनस, अब ये सॉल्ट बन जाएगा। अब इस सॉल्ट की खास बात है कि जब हम इस सॉल्ट को हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे, जब हम इसको हीट करते हैं 443 या 473 केल्विन, ठीक है, NCERT हमको देखना पड़ेगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो सर ये हीट करने पे ठीक है, पैरा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड में सर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पैरा सल्फोनेटेड एनिलीन में सर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो दैट्स व्हाई इट इज एग्जिस्ट एज हाई मेल्टिंग सॉलिड। ये सर हाई मेल्टिंग सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें बहुत ही ह्यूज डायपोल मोमेंट है। इस बंदे में सर जी बहुत ही ह्यूज डायपोल मोमेंट है,
जिस कारण से ये सॉल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है, बट इसका सर बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बिकॉज इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन वो होता है जिसमें एसिडिक बेसिक ग्रुप दोनों हैं, और वहां पर हमको आयंस के फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, अपोजिटली चार्ज आयंस के फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सर जी देखिए यहाँ पर सीन होता है। यहाँ पर भी सल्फोनेशन में भी सीन थोड़ा सा अलग है। रूम टेम्परेचर अगर बोला है तो आप ये बनाओगे, और अगर हीटेड टेम्परेचर बोला है तो आप ये बनाओगे। इस चीज़ पे ध्यान रखना। सल्फोनेशन रिएक्शन में आपने देखना है कि सर रिएक्शन में कंडीशन क्या दी है। रूम टेम्परेचर है ये बनाओगे, लेकिन अगर हीटेड कंडीशन है आपने ये बनाना, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब देर आर फ्यू एक्स्ट्रा रिएक्शन जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। फ्यू एक्स्ट्रा रिएक्शन जो तुमको याद रखनी है। सबसे पहले साइनाइड की रिएक्शन, सबसे पहले सर साइनाइड की रिएक्शन। साइनाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वो RCH2NH2 में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोलाइज करते हैं एसिड और बेस में, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। उसमें अगर हम, ध्यान से सुनना, उसमें बच्चों अगर हम क्या करते हैं सर, हम रिड्यूस किया, हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, ये हो गया अपना। और उसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं साइनाइड में हम, हाँ, इसमें अगर हम डाइबॉल H डाल करके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा, फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे डाइबॉल H और स्टीफन्स रिडक्शन SnCl2 + HCl भी चलेगा। आपने साइनाइड में पहले पार्शियल रिडक्शन करनी है। डाइबॉल H क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन। और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी का O इधर, H2 इधर, ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल करके पानी डालते हैं तो सर ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, तो सर ये कीटोन में कन्वर्ट होता है। ये चारों रिएक्शन सर देखिए हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चारों रिएक्शन सर हमको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी बात है। एक रिएक्शन और ध्यान रखना कि अगर हम साइनाइड में, ठीक है बच्चों, अगर हम साइनाइड में क्या कर रहे हैं सर हम, नहीं वो रिएक्शन अमाइड में आ जाएगी, ठीक है, वो रिएक्शन सर अमाइड में आ जाएगी, बहुत अच्छी बात। अगली रिएक्शन पे आते हैं। अगर हमने आइसोसाइनाइड लिया, आइसोसाइनाइड में तुमने क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, आइसोसाइनाइड के केस में तुमको ध्यान रखना है कि अगर हमने आइसोसाइनाइड में हाइड्रोलिसिस की तो हमको RNH2 + फॉर्मिक एसिड मिलेगा, एक कार्बन कम हो गया। हमने इसमें रिडक्शन किया तो हमको RNHCH3 मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर हमने साइनाइड में ओजोन डाल दी या फिर सल्फर डाल दिया तो ये RN+C+O बना देगा और RN+C+S बना देगा। तो हमने कहा चलिए इसको सही करते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो अगर हम इसको ओजोन के साथ ट्रीट करते हैं, ओजोन क्या देगा, इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगा, और उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से हमको क्या मिलेगा, एल्किल आइसोसाइनेट। क्या मिलेगा सर हमको, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। और यहां पे क्या मिलेगा, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है सर। ये हमारे को आइसोसाइनेट की रिएक्शन से जो हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, अमाइड की रिएक्शन पे आते हैं। तो सर ये अमाइड पे हम लोग आते हैं। अमाइड देखिए बनता कैसे है। अगर हमने साइनाइड में पानी डाला तो सर साइनाइड में अगर हमने पहला मोल पानी डाला तो एक H2 खा के अमाइड बनाएगा, और फिर इसमें एक और अगर हम H2 डालते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट होता है। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एसिड, हाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं एसिड या बेसिक मीडियम में, ठीक है, ये चीज़। एक बार सवाल आया था कि साइनाइड में अगर हम 95% H2SO4 डालें तो क्या होगा, और अगर हम साइनाइड में 98% H2SO4 डालें तो क्या होगा, ठीक है। दो केसेस हमारे पास आए हुए थे। साइनाइड में
95% H2SO4 में क्या होगा और 98% H2SO4 में क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर सोल्यूशन में ज़रा सा भी पानी है, देखिए दोस्तों अगर सोल्यूशन में ज़रा सा भी पानी है तो साइनाइड उस पानी को सर ले लेगा एंड इट विल फॉर्म क्या सर, हाँ देखिए सोल्यूशन में बच्चों देखिए कितना पानी है उसके हिसाब से बच्चों देखिए चीज़ें हमारी डिपेंड करेंगी। सो इफ़ वी हैव साइनाइड, उसमें हम 95% पानी डालेंगे, 95% H2SO4 डालेंगे और 98% H2SO4 डालेंगे, तो भैया देखिए होगा क्या, 98% में 1 मोल पानी ऐड होगा और हमारा अमाइड बनेगा, और 95% H2SO4 में 2 मोल पानी ऐड होगा और हमको सर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को बच्चों देखिए ध्यान रखना है। साइनाइड में 98% H2SO4 में अमाइड बनेगा और 95% H2SO4 से कार्बोक्सिलिक एसिड का सर फॉर्मेशन होगा, जो कि सर जी देखिए हमको सर ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अमाइड में और कौन कौन सी रिएक्शन होती है ज़रा उस पर भी आते हैं हम लोग। सो अगर हमारे पास अमाइड है, उसमें अगर हम रिडक्शन कर दें, उसमें अगर हम रिडक्शन कर दें H2PD या LiLH4 से रिडक्शन कर दें तो अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। हाइड्रोलिसिस कर दें, एक्सेस पानी डाल के हाइड्रोलिसिस करें तो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको P2O5 के साथ हीट कर दें तो डिहाइड्रेट होकर साइनाइड बना लेगा। ठीक है, और अगर हम इसको Br2 प्लस NaOH या फिर Br2 प्लस KOH या फिर NaOBr सोडियम हाइपोब्रोमाइड या फिर KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड से अगर हम ट्रीट करते हैं, हाइपोब्रोमाइड से हम ट्रीट करते हैं जिसमें ब्रोमीन +1 स्टेट में है, तो यहां पर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के तहत ये हमारा एक कम कार्बन वाली अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कार्बन हमारा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मैकेनिस्टिकली पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म भी आपको हम बताते हैं। तो RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH विल फॉर्म RNH2 प्लस CO2। ठीक है, ये हमारा सर देखिए यहाँ पे फॉर्म होगा, और 2NaBr, हाँ 2KBr यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 2KBr हमको यहाँ पर मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए होता क्या है समझते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम Br2 2KOH के साथ रिएक्ट करके K प्लस Br माइनस एंड KOBr बनाएगी। ये KOBr K प्लस O माइनस 2 और Br प्लस का मिश्रण है। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से हमको Br2 मिलेगा, अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, Br प्लस मिल सकता है। कैसे होगी रिएक्शन आइए समझते हैं। सबसे पहले बेस आएगा, H प्लस ले जाएगा और हमको RCONH माइनस मिलेगा। अब ये RCONH माइनस सोल्यूशन से Br प्लस लेगा, हमको RCONHBr मिलेगा। ठीक है, ये चीज़। अब ये जो NHBr है इसमें हाइड्रोजन और भी ज़्यादा एसिडिक है, एक और OH माइनस आएगा, इसको भी अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमको RCON ये मिलेगा। ठीक है, समझिए बच्चों, अमाइड को बेस के साथ हीट करने पर बेस उससे H प्लस ले सकता है, रिएक्शन स्लो है, लेकिन एक बार वहाँ पे हैलोजन लग गया, हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट इसके एसिडिक पावर को और बढ़ा देगा। अब यहाँ से H प्लस निकलना और ईजी है, ये बन जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में ट्रिमेंडस लोन पे रिपल्शन है, तो लोन पे रिपल्शन के कारण गुड लीविंग ग्रुप Br माइनस निकलेगा और हमको क्या मिलेगी, नाइट्रीन। इस रिएक्शन में हमको क्या मिलेगी सर, नाइट्रीन का फॉर्मेशन मिलेगा, नाइट्रीन। ये जो नाइट्रीन है ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये रीअरेंज करके एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये सर रेजोनेट करके एल्किल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करेगा। अब इस एल्किल आइसोसाइनेट में कार्बन दो तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसके ऊपर ट्रिमेंडस पॉजिटिव चार्ज है, इस पर एक और OH माइनस अटैक करेगा
और हमको RN डबल बॉन्ड C O माइनस OH मिलेगा। अब इसके बाद क्या कार्यक्रम होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, RN माइनस C डबल बॉन्ड OH। आपको अल्टीमेटली CO2 उड़ाना है, तो ये N माइनस यहाँ से H प्लस ले लेगा, RNH C डबल बॉन्ड O माइनस। और अब बस यहाँ पर CO2 बनने के सारे गुण हैं, बस हमको इस बॉन्ड को तोड़ना है एंड विल मेक RNH माइनस एंड CO2। अब ये जो NH माइनस है, अब ये जो RNH माइनस है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके RNH2 और OH माइनस देगा। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक OH निकला है +1, ठीक है, एक OH निकला है +1, ठीक है, एक OH यहाँ पे निकला है -1, ठीक है, फिर एक OH यहाँ पे निकला है -1, ठीक है, और एक OH यहाँ पे निकला है -1, ठीक है, और दो OH यहाँ पे यूज हुए हैं -2। तो टोटल क्या हो रहा है सर यहाँ पे, -2 -1 -3 -4 -5 और +1, -5 और +1, टोटल यहाँ पे क्या 4 OH का यूज होता है और साथ में एक Br2 का यूज होता है। सो दैट्स हाउ दिस इंटायर थिंग टेक प्लेस। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में यूज होता है कि कितने NaOH और कितने Br2 का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर सीक्वेंशली आपको बताया हुआ है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसमें बच्चों आपको इंटरमीडिएट्स को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट है, मेन इंटरमीडिएट नाइट्रीन है, फिर एल्किल आइसोसाइनेट है, ठीक है, और फिर हमारा ये रीअरेंज होने के बाद इसमें सर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट MIC एक टॉक्सिक गैस होती है जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज हुई थी। ठीक है, और ये वही गैस है जिसके ऊपर अभी बहुत ही रिसेंटली R माधवन की एक मूवी भी सर, मतलब वेब सीरीज भी सर रिलीज हुई है। आई होप वो शायद अमेजॉन प्राइम में या फिर नेटफ्लिक्स में, पता नहीं, अपने को देखने का भी मौका नहीं मिला है, देखेंगे इसको। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो दैट वाज ऑल अबाउट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके बाद कहाँ पे आते हैं सर, कपलिंग रिएक्शन पे। इसके बाद दोस्तों कहाँ पे आते हैं सर, कपलिंग रिएक्शन पे। कपलिंग रिएक्शन की मिस्ट्री को भी सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, जो डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें दुनिया का सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है। बट अगर हम इस लीविंग ग्रुप को निकलने ही ना दें कि हम कहें अंकल जाओगे नहीं आप, अंकल आपको नहीं जाने देंगे, अंकल नहीं जाने देंगे ना, अंकल प्लीज़ रुक जाओ ना, अंकल प्लीज़ आज मत जाओ ना, अंकल कल चले जाना। तो अंकल इतने प्यारे हैं, हमारी इतनी बच्चों मिन्नतें मांगने पर अंकल रुक जाएंगे कि अच्छा बच्चों चिंता मत करो, आज नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा मैं। लेकिन समझिए बच्चों, अंकल बहुत ही तेज़ तर्रार है, इनकी लिविंग एबिलिटी बहुत तगड़ी है। इनको रोकने के लिए आपको बहुत जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। अंकल का जूते छुपा दो, बैग छुपा दो, क्योंकि अंकल बहुत प्यारे हैं, चॉकलेट हर बार लेकर के आते, तो उनको सर घर पे रोकना पड़ेगा। बहुत मिन्नत करेंगे, अंकल प्लीज़ आज मत जाइए ना, अंकल आज मत जाइए। ठीक है, तो अंकल कहेंगे ठीक है बच्चों, नहीं जाता हूँ मैं अपना रिजर्वेशन कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन कल मुझे जाना होगा, मीटिंग है। तो डाइजोनियम सॉल्ट में N2 गुड लिविंग ग्रुप है, बट अगर लो टेम्परेचर करें तो ये लिविंग एबिलिटी इसकी हम सप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसे में हमारे जो अंकल हैं, ये इस तरह से बेटा ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़। और अब यहाँ पे N पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, तो अब ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। अंकल कहेंगे ठीक है हम रुकेंगे, लेकिन हमको अच्छा सा खाना पानी दीजिए, नाश्ता पानी दीजिए। ठीक है, तो अब इस N+ के लिए हम अच्छे लोन पेयर लेकर के आते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या है बच्चों, देखिए डाइजोनियम सॉल्ट में क्या है। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को किसी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट कराएं, ध्यान से सुनना, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसको किससे रिएक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से। किससे कराओगे तुम, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मत कराना, उस पर तो नाराज हो जाएगा। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट कराएंगे तो ये उस पर ऐसी रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है।
अब कैसे ऐसी रिएक्शन कैरी आउट करेगा, ध्यान से सुनना, बट कहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड में। ऊपर से काफ़ी बड़ा बेटा न्यू इलेक्ट्रोफाइल भी है ये। तो वही बेटा हम बात करें कि अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को किसी इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं, जैसे एनिलीन से, बेंजीन से, टॉल्वीन से, फिनॉल से, तो उसके साथ ये देखिए कुछ रिएक्शन करता है। अब देखिए क्या रिएक्शन होती है, ध्यान सुनना। एनिलीन को अगर हम फिनॉल के साथ ट्रीट करते हैं, मीडियम याद रखना बेटा, बेसिक मीडियम होगा, पीएच यहाँ पर 9 से 10 होगा, पीएच 9 से 10 है, ये रटना है आपको, क्योंकि बेसिक मीडियम में फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, इसका प्लस एम बढ़ जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटा करके लग जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटा करके लग जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को हटा करके लग जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है एन डबल बॉन्ड एन, यही हमारा क्या सर, अजो कंपाउंड है, पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, और इसका जो कलर है कैसा है, ऑरेंज है। कैसे याद रखोगे, फिनॉल में ओ है, OH है, OH से O से ऑरेंज, OH के O से ऑरेंज, ठीक है। ये चीज़ हम इसको अगर एनिलीन के साथ ट्रीट करते हैं, फिर वही होगा, ये रिएक्ट करेगा और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और पैरा पोजीशन पे अटैक करके क्या बनाएगा सर, येलो कलर का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट को इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं जहां पे पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, कोई बात नहीं, अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है मैं ऑर्थो पे अटैक कर लूंगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसकी पहली पसंद तो पैरा होती है, लेकिन अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो ये ऑर्थो पे अटैक कर लेगा, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन ध्यान रखना, बंदा शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, बंदा बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ये चीज़ को सर आपने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है तब क्या करेंगे, किसके ऑर्थो पे जाएं, NH2 के या CH3 के। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो जो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है उसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सब जो प्रोडक्ट है सर, दे आर कॉल्ड क्या सर, कपलिंग प्रोडक्ट। ये क्या कहलाते हैं सर, कपलिंग रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स आपस में कपल कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि दे ऑल आर कलरफुल कंपाउंड, और ये कपड़ों में रंग भरने के काम में आते हैं। कपड़ों में जो कलर्स होते हैं वो इन्हीं तरह के बेटा कंपाउंड से बनते हैं। इसमें अल्फा और बीटा नैप्थॉल के बारे में सर आप ध्यान रखिएगा। ये जो पोजीशंस है, ये जो साइड पोजीशंस है, इन्हें कहते हैं अल्फा पोजीशंस। यहाँ पे अगर OH लगा है तो इसे कहते हैं अल्फा नैप्थॉल। सॉरी, ये जो पोजीशंस होती हैं टॉप पोजीशंस, दे आर कॉल्ड अल्फा पोजीशंस। इन पे अगर OH लगा है तो कहलाता है क्या सर, अल्फा नैप्थॉल। दिस इज कॉल्ड सर क्या, अल्फा नैप्थॉल। और अगर साइड पोजीशंस पे OH लगा हुआ है तो दीज पोजीशंस आर कॉल्ड बीटा पोजीशंस। ये बीटा पोजीशंस है और ये पोजीशंस क्या है सर, अल्फा पोजीशंस है। तो अगर बीटा पोजीशन पे OH है तो बीटा नैप्थॉल, अल्फा पोजीशन पे OH है तो अल्फा नैप्थॉल, ठीक है। अब ये अल्फा और बीटा नैप्थॉल की स्टोरी समझिएगा। नैप्थलीन में अल्फा पोजीशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल का पहला पसंद क्या है सर, अल्फा पोजीशन पे अटैक करना, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को पहले कहाँ अटैक करना है, अल्फा पोजीशन पे अटैक करना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास अल्फा नैप्थॉल है तो ऑलरेडी यहाँ पे सर OH लगा है, तो यहाँ पर तो डाइजोनियम सॉल्ट आएगा नहीं, तो डाइजोनियम सॉल्ट इसके पैरा पे आएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है और हमको सर ये प्रोडक्ट का सर देखिए फॉर्मेशन मिलता है, इस प्रोडक्ट का हमको सर देखिए फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अल्फा नैप्थॉल में यहाँ पे मिलेगा। अगर बीटा नैप्थॉल है हमारे पास तो यहाँ पे इसकी अल्फा पोजीशन खाली हैं और अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच होती, तो डाइजोनियम सॉल्ट हमारा अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा और इस बार इसके OH के एडजेसेंट वाली अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा। रीजन, क्योंकि अब ये जो है ये इसके साथ क्या सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये OH का H इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, उसकी स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। डाइजोनियम सॉल्ट नैप्थलीन में हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पे। बीटा नैप्थॉल में एडजेसेंट वाली अल्फा पोजीशन और अल्फा नैप्थॉल में अपोजिट वाली अल्फा पोजीशन पे अटैक करेगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल।
थोड़ी सी तबीयत नासार थी, और इस नासार तबीयत के में जितना हो पाए बच्चों उतना मैंने कंटेंट आपके साथ कवर करने की कोशिश की है। थोड़ी सी एक्टिविटी एंड एनर्जी जोश में थोड़ी सी कमी होगी, बट उसको आपको सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई और अपने पास कारण नहीं है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। वीडियो को देखने के बाद अपनी जो ड्यूटी है उसको ज़रूर करिएगा, अपना प्यार लुटाना बच्चों मत भूलिएगा, वो प्यार